Okay, so in today's class we are going to start with NLM friction. अभी कृष्णा 2 मिनट रुक जाओ. NLM फ्रिक्शन क्या, सॉरी, वर्टिकल स्प्रिंग्स एंड वर्टिकल मोशन. ठीक है, जो स्प्रिंग होती है हमारी जो स्प्रिंग्स होती है वो वर्टिकल मोशन में कैसे काम करती है ये देखेंगे हम लोग. ठीक है, तो इसको देखने के लिए ऐसी स्प्रिंग होगी. ठीक है, क्या हो गया यार, इस पर एक एम मास. अभी क्या है, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है. ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है. अब तुमने जैसे ही यहाँ पर एम मास लगा करके स्प्रिंग को छोड़ दिया, स्प्रिंग डांस करना चालू करेगी. ना, स्प्रिंग नीचे जाएगी, यहां से नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी, जैसा कि यहाँ हो रहा है. देखो, ये हमारी स्प्रिंग है. तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये पॉइंट, अरे ये पॉइंट ऐसा पॉइंट आ रहा है ना जहां पर के स्प्रिंग मैक्सिमम ऊपर जा रही है. लेट अस सपोज कि ये नेचुरल लेंथ होगी. क्या होगी ये नेचुरल लेंथ. जैसे हमने यहां से मास लगा करके छोड़ा, स्प्रिंग अपने सबसे नीचे आई. स्प्रिंग कितना नीचे आई सर, स्प्रिंग यहां तक नीचे आई है. अच्छा, तुम ध्यान से देखो, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग. तो अगर मैं इस पॉइंट ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में टोटल एनर्जी लिखूं, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी. हम पढ़ रहे हैं वर्टिकल स्प्रिंग के केसेस. वर्टिकल स्प्रिंग, ठीक है. तो टोटल एनर्जी अगर ए पॉइंट पे देखे तो ए पे जाके रुक जाता है. अगर मान ले वो नेचुरल लेंथ थी, तो अगर वो नेचुरल लेंथ थी तो वहां पर जाके ये रुक जाता है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. और यहाँ पे आके ये मैक्सिमम यहाँ आता है. तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए यू भी 0 होगा. ग्रेविटेशनल P इस पॉइंट पे 0 होगी और इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे तो आए तो सब कुछ 0, वेलोसिटी भी 0 हो गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो गई, और स्प्रिंग भी अपनी नेचुरल लेंथ पे थी तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो गई. अब अचानक से जैसे ही हमने देखा बी पॉइंट पे क्या हो रहा है सर, बी पॉइंट पे स्प्रिंग एलोंगेट हो रही है हाफ के एक्स स्क्वायर से. साथ ही साथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई है mgh, और काइनेटिक एनर्जी 0 होने वाली है, क्योंकि बी पॉइंट पर आते आते क्या होने वाला है सर, इस बी पॉइंट पर आते आते ना मोशन एकदम से रुक जाएगा और वेलोसिटी 0 हो जाएगी. बोलो क्लियर है क्या इतनी बात. तो mgh इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल्स टू 2mgh बाय के. क्लियर है क्या ये बात. और सर ध्यान से देखो आप, तो h इक्वल टू के ही है, डब्बा उतना, h इक्वल टू एक्स ही है. जितना नीचे डब्बा जा रहा है उतना ही स्प्रिंग एलोंगेट हो रही है. हाँ, 2 मिनट समय. ए पॉइंट पर समझाता हूं मैं, 2 मिनट रुक जाओ. इतना समझ में आया, h इक्वल टू एक्स. चलो, ए पॉइंट को मैंने रेफरेंस पॉइंट मान लिया. क्या मान लिया, रेफरेंस. रेफरेंस पॉइंट मान लो इसको. टोटल एनर्जी नालायक, ठीक है. ए पॉइंट को अगर रेफरेंस मान लिया तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 और यहां पर कुछ होगी. तेरे को नहीं पसंद तो तू यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 10 मान ले. यहाँ पर क्या लिखेगा, जो भी होगी उसमें +10 कर देना, डिफरेंस तो x ही होना है ना. तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. चलो खैर, ये तो फालतू बात थी. तो h इक्वल टू एक्स होता है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, x मैक्स
इक्वल टू 2mgx/k, ये x स्क्वायर था, ये कट गया इससे, तो मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ द रस्सी कितना आ रहा है, ऑफ द स्प्रिंग कितना आ रहा है, 2mg/k। क्लियर है बात? अब इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं हम। देखो ये मैक्सिमम लाइन वाली पॉइंट है, ठीक है, ये नेचुरल लेंथ वाला पॉइंट है। क्लियर है इतनी बात? मैक्सिमम पर नेट फोर्स लिखो कहां होगा स्प्रिंग में, इस डब्बे पे नेट फोर्स कहां लग रहा होगा मैक्सिमम पे, सोचो सर। एट मैक्सिमम एफबीडी ऑफ एम एट एक्स मैक्स, mg नीचे और k x मैक्स ऊपर, ऐसा ही बन रहा होगा क्या? सच दैट k x मैक्स इज ग्रेटर देन mg, ये तो पक्का होगा सर, तभी डब्बा ऊपर उठ सकता है, वरना डब्बा ऊपर उठने वाला नहीं है। हाँ या ना बोलो रे सभी लोग। तो एट x मैक्स f net not equal to 0, therefore at maximum point, there is no equilibrium, there is no equilibrium। क्लियर हुई बात? और x max कितना आया? x max आया है, तुमने खुद ने पढ़ लिया, 2mg/k। किसी की आत्मा में कोई दुख है यहां तक? नहीं है। दिस इज 1। सेकेंड यहां लिख रहा हूं मैं, देखो अगर सर बात करें हम सेकेंड की, तो सेकेंड है, सेकेंड क्या लिखवा रहे हो आप? सेकेंड देखो, एट नेचुरल लेंथ, एट नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। सर mg लगेगा नीचे और ऊपर तो कुछ लग नहीं रहा है, तो अब mg ही है तो ऑब्वियस सी बात है एफ नेट नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ तो है फोर्स, देयरफॉर सिस्टम विल मूव डाउन, और इसी कारण से सिस्टम नीचे आ रहा है। सिस्टम मतलब मास प्लस स्प्रिंग विल मूव डाउन, मूव डाउन। तो यहां पर भी एट नेचुरल लेंथ नो इक्विलिब्रियम। अब ये दोनों पॉइंट में इसको पॉइंट नंबर 2 कर दो, मतलब कॉपी में पहले ये लिखना 1 वाला, ये लिखना पहले, है ना? अभी सुनो मेरी बात। अब देखो पॉइंट नंबर 1 और 2 तुमने देखे कि ये एक्सट्रीम पॉइंट जो है, कौन कौन से एक्सट्रीम पॉइंट? हमने नेचुरल लेंथ ये मान ली थी, तो ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट और ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट पे इक्विलिब्रियम तो नहीं है। एक और बात समझोगे ध्यान से, तो यहां से यहां तक में, देखो मैं पेन चला रहा हूं, बताना तुम लोग, यहां से यहां तक में x की वैल्यू बदल रही है ना? स्प्रिंग फोर्स विल कीप ऑन चेंजिंग बिटवीन A to B। बोलो समझ में आती है क्या बात? थर्ड पॉइंट, स्प्रिंग फोर्स keeps on changing between A to B। अब मेरी बात सुनो, ऐसा तुमने एक सिस्टम लगाकर छोड़ दिया, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा नाचता रहा, कुछ टाइम बाद ऐसा पॉइंट आएगा ना जहां पे आकर के सिस्टम रुक जाएगा और वो नेचुरल लेंथ से ज्यादा होगा। ऐसा मैंने तुम्हें पहले भी पढ़ाया है एनएलएम में, स्प्रिंग में वर्टिकल सिस्टम। उस समय क्या होगा सर? उस समय स्प्रिंग में एक्स की वैल्यू इस तरीके से एडजस्ट हुई होगी कि स्प्रिंग फोर्स इज बैलेंस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्थ पॉइंट लिखो, देयर विल बी अ पॉइंट बिटवीन नेचुरल लेंथ एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली जो लाइन है, ये एक्स मैक्स हो गया, और ये नेचुरल लेंथ से एक डिस्टेंस ऐसा होगा जिसको एक्स इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। तो फोर्थ पॉइंट यहां लिख रहा हूं मैं, एट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा होगा? यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। सर mg नीचे लग रहा होगा
और के एक्स नॉट ऊपर लग रहा होगा, जिस कारण से हम बोल सकते हैं mg इक्वल टू के एक्स नॉट। कैसे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश है बेटा, बताना तन्मय। mg बाई के, जहां पर रुका वहां पर कैसे इक्विलिब्रियम है, वहां पर नेट फोर्स ऊपर की तरफ होने लग गया है, जिस कारण से बॉडी ऊपर जा रही है। इक्विलिब्रियम होता तो नेट फोर्स 0 होता तो वो वहीं रुक जाती, पर ऐसा हुआ नहीं ना। ठीक है बच्चे, चलो 1 2 3 4 पॉइंट समझ में आए हर किसी को? इस स्लाइड पे लिखी हुई सारी बात समझ में आई? इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम लेंथ, जो कि मैं एनएलएम में भी पढ़ा चुका हूं। तो स्प्रिंग में 3 लेंथ होती है। नेचुरल लेंथ, जिस पर स्प्रिंग में कुछ नहीं होता है। इक्विलिब्रियम, जिस पर के आकर के बैलेंस हो जाता है। और लास्ट होता है मैक्सिमम लेंथ। हाँ या ना बोलो सभी लोग। क्लियर है इतना? अब लिखना कैसे है, पहले ये डायग्राम बनाओ स्प्रिंग का और लिखो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड बी, और उससे एक्स मैक्स लिखो। देखो अल्टीमेटली तुमने यही पढ़ा है क्या, देखो ध्यान से, तुमने ये पढ़ा है क्या, अनस्ट्रेन्ड लेंथ, मतलब कि ये नेचुरल लेंथ तक की बात है। यहां से यहां तक आ गए हम इक्विलिब्रियम लेंथ पर, और उसके बाद में जो यहां से यहां तक हुआ है दैट इज द मैक्सिमम लेंथ या मैक्सिमम एलोंगेशन एक्स मैक्स। बोलो क्लियर है क्या? कृष्णा तुम ना एक बार में समझ लो, देखो कोई भी चीज ऊपर से नीचे आ रही है तो mg भी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे लग रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा और माइनस ऑफ वर्क डन इक्वल टू यू। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस mgh। और अगर नहीं याद रहता है बेटा तो याद करना चालू करो, ठीक है? जो हमने पढ़ा वो समझ में आया सबको? हमने ये चीज पढ़ी है, अरे बोलो। पहले ये लिखो, कॉपी में हेडिंग डालिए वर्टिकल स्प्रिंग्स, कॉपी में हेडिंग डालिए वर्टिकल स्प्रिंग्स और सॉल्व कीजिए। लिख लिया? हाँ सौम्य बिल्कुल। देखो स्प्रिंग की ये बात हमेशा याद रखना, इसी को हम लास्ट चैप्टर में सिंपल हार्मोनिक मोशन में यहीं से बातें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? चले आगे चले। ये वाला डायग्राम बनाओ सभी लोग।
अरे सब लिखेंगे, ये लिख लिया, अरे ये लिख लिया, ये ड्रॉ कर लिया, फिर ये ड्रॉ करना, मतलब ये लिखना 1 2 3 4। पहले क्या लिखोगे, 1, 1 कौन है ये, दिस इज 1, 1 बेटा इधर देख, क्या है, जितना डब्बा नीचे आ रहा है उतनी स्प्रिंग भी नीचे आ रही है, तो H इक्वल टू एक्स। कैसे प्रश्न पूछता है यार। 2 ये रहा, दिस इज 2, 3 एक लाइन है, और दिस इज 4th, ये पूरा 4 है। तुम इसका डायग्राम बनाना चाहो तो बनाना, नहीं तो 4th में सिर्फ नहीं भी बनाओगे तो इतना लिख लेना है, जो इक्विलिब्रियम वाली कहानी लिखी है ना, जो हमने न्यूटन्स लॉ में भी लिखी थी, 4th में तुम ये कहानी भी लिख लोगे ना तो भी चलेगा बेटा ये, क्योंकि डायग्राम तुम ऑलरेडी बना चुके हो। ठीक है, 1 2 3 4 मार्क कर दिए, जल्दी लिखो, फिर क्वेश्चन करेंगे। डन एवरीवन। चलिए, हो गया, लिखो जल्दी लिखो, आराम से लिखो, गलत कुछ मत लिखना, कंसेप्चुअली सारी चीजें समझते चलना, रटना कुछ भी नहीं है। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो सभी लोग। मैंने तुम्हें रेस भेजी थी ना, कोई भी एक स्टूडेंट मुझे रेस अगर सेंड कर सकता है तो प्लीज व्हाट्सएप कर दो, मेरा फोन अपग्रेड हो गया है तो मेरे पास मैसेज नहीं है, वो रेस नहीं है एक्चुअली। हाँ कृष्णा बिल्कुल सही कह रहे हो।
चलिए क्वेश्चन सॉल्व हुआ क्या ये? एक सेकंड आप लोग होल्ड कीजिएगा, है ना क्लास। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ये सॉल्व कीजिए। A system of a wedge and block is shown in the figure. If the spring is released from its natural length, all the surface are frictionless. Maximum elongation of the spring will be. अच्छा, कैसे करेंगे? आंसर बताओ। Since there is no force, there is no external force, and work done by non-conservative internal force is zero, total energy at A must be equal to total energy at B. So this is the point A, और मान लो ये डब्बा यहां तक नीचे आता है B, तो A और B पर एनर्जी कंजर्व है। अगर एनर्जी कंजर्व है तो इनिशियली क्या होगा बताओ? कैसे करूं मैं सॉल्व? तुम लोग बताओ, तुम्हें बताना है यार। होमवर्क दे दूं क्या ये क्वेश्चन? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ए की जीरो है, मैक्सिमम एलोंगेशन पर बी पर भी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कितनी लिखूं और किसकी लिखूं? ब्लॉक की लिखेंगे सर, स्प्रिंग की तो जीरो होगी क्योंकि स्प्रिंग यहाँ पे अपनी नेचुरल लेंथ पर है, दिस इज द नेचुरल लेंथ, तो यहाँ पर स्प्रिंग की तो जीरो हो गई। ब्लॉक की कितनी हुई बेटा? बोलो। एम जी एच, एच तो दी नहीं है हमें क्वेश्चन में, एच क्या ये हाइट है? तो ऐसा मान लो कि ये एक्स एलोंगेट हुई है, यहां से यहां तक एक्स एलोंगेट हुई है, तो एच अपॉन में एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो एच की वैल्यू आ गई एक्स साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? एम जी एच होगी इस हाइट पे ब्लॉक की। क्लियर है ये बात सभी को? ये क्लियर हो तो मैं आगे का पार्ट लिखूं, जल्दी बोलो। सर जैसे ही बी पॉइंट जमीन पर आ जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की हो जाएगी जीरो, लेकिन स्प्रिंग की हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। एच की जगह पर सर एक्स लिख दो, एम जी एक्स साइन थीटा इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स से एक्स कैंसल हो गया, टू एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई के equal to x. This is the maximum elongation of the block on an inclined plane. देखो अब आंसर नहीं आ रहा टू एम जी बाई के, अब टू एम जी साइन थीटा बाई के आ रहा है, तो कभी भी रटना नहीं है। मैक्सिमम रटना क्या है मैं बताता हूँ, जब भी मैक्सिमम एलोंगेशन निकालना है, जैसे कि तुमसे कोई कह दे कि भैया मैक्सिमम एलोंगेशन बताओ, यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये रटो। कोई कहते तुम्हें इक्विलिब्रियम बताओ, इक्विलिब्रियम कितना होगा? अप्लाई एफ नेट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये दो बातें रटो अगर रटना है तो। चलें आगे चलें।
प्रांशु मैंने अभी नहीं पढ़ा है। ये क्वेश्चन करो सभी लोग जल्दी से। अ वेरी गुड क्वेश्चन, प्योरली लॉजिकल। मुझे गोल रिंग चाहिए इसके लिए। क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। बॉडी ऑफ मास m hangs on an extensible string that passes over a smooth massless pulley that is fitted at the spring of stiffness k. If the body is released from rest, the maximum elongation. लगाओ लगाओ, नोट करना है, जल्दी करो नोट। 1 मिनट दूंगा मैं, जल्दी नोट करो। कृष्णा तुम पूरी क्लास को स्लो करते हो बेटा, जल्दी नोट करो। चलिए, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए सभी लोग। कोई कड़ा बड़ा नहीं है क्या हाथ में? क्या? कुछ गोल ऑब्जेक्ट नहीं है क्या? ये विजिबल है तुम्हें रेड ग्लास? ठीक है, करो अभी तुम लोग दिमाग लगाओ, मैं 2 मिनट दूंगा इस क्वेश्चन के लिए। इट इज अ गुड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। चलो इधर देखो सभी लोग, सभी लोग ध्यान से देखना, है ना, कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से। ये रहा अपना m मास का ब्लॉक, जो कि अभी ऐसा है नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग पे। ये रही नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। जैसे ही इस m मास को नीचे छोड़ेंगे, ये नीचे आएगा तो पुली को भी खींचेगा, तो ये नेचुरल लेंथ भी नीचे आएगी और स्प्रिंग कुछ एलोंगेट होगी ना। उसने यही पूछा है कि मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। अरे सर अभी रटवाए थे, एट मैक्सिमम एलोंगेशन हमें क्या लगाना रहता है? एलोंगेशन हमें क्या लगाना रहता है? वर्क
टोटल एनर्जी कंजर्व। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर देखो, ये तुम्हें दिख रहा है ना सभी को, इसका एक एंड मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, और ये दूसरा एंड मूवेबल है, ठीक है, दिख रहा है। अब देखो मैं इसको नीचे खींच रहा हूं, तो ये नीचे आएगा सेंटर से घूमते हुए, सिर्फ ऐसा घूमेगा ना, ऐसा ऐसा, क्लियर है। अगर ऐसा मूव होगा तो इधर देखो, ये रहा सर्कल और ये रहा वो पॉइंट। मान लो ये पॉइंट नीचे जाता है, घूम करके इधर आ जाता है, कितना नीचे गया ये पॉइंट, x नीचे गया, तो इस पॉइंट में कितना मोशन होगा, ये पॉइंट भी तो नीचे आएगा ना, क्योंकि ये स्प्रिंग से लगा हुआ है, तो ये ऐसा नीचे आएगा, तो ये पॉइंट कितना नीचे आएगा, y। हमें पता नहीं है दोनों सेम आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। तो बेटा ये अगर, एक सेकेंड, सेम यहां से काउंट करो, क्योंकि घूम तो इसके अबाउट रहा है ना, घूम तो इसके अबाउट रहा है ना, ये पॉइंट फिक्स है, तो यहां पे तो मोशन इसके अबाउट हो रहा है ना, तो अगर इसके अबाउट हो रहा है तो ये y, तो ये x। सर अगर हम ध्यान से देखें तो ये दूरी भी रेडियस है और ये दूरी भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। क्लियर है क्या इतना डायग्राम, समझे यहां तक। अरे तुम खुद सोचो ना, ये इस सिरे से फिक्स है और ये धागा यहां पर है, तो ये वाली लेंथ तो हमेशा फिक्स रहेगी ना, ये कैसे चेंज होगी। हाँ ना बोलो यार जल्दी, तो मैं आगे चलूं, फिर मैं बाद में रिपीट नहीं करूंगा। इधर देखो, ये एंड तुमने फिक्स कर दिया है ना, अब घुमाओ इसको, देखो कैसा घूम रहा है, घूम रहा है, सेंटर वाला पॉइंट जो बॉडी का सेंटर है वो भी मूव कर रहा है, ऐसे रिवर्स में देखो, ये बॉडी का सेंटर है और ये यहां से फिक्स कर दिया मैंने, तो बॉडी का सेंटर भी मूव कर रहा है और कॉर्नर वाला पॉइंट भी मूव कर रहा है, दिख रहा है क्या, बोलो। तो बॉडी का सेंटर जो मूव करा वो था y, और जो कॉर्नर वाला पॉइंट मूव करा वो था x, ठीक है। बड़े वाले ट्राइंगल से क्या लिख सकते हैं हम, 2r अपॉन एक्स, और छोटे वाले ट्राइंगल से लिख सकते हैं r अपॉन वाई। y मतलब सर अगर ये वाला ब्लॉक x नीचे आएगा तो सेंटर सिर्फ x/2 ही नीचे आएगा, बोलो। अब क्लियर हुई बात, मैं ट्राइंगल ही तो बनाया है बेटा। अब क्लियर है ये बात, सभी लोग जवाब दो, सिर्फ इस क्वेश्चन का यही पार्ट इंपॉर्टेंट था। अरे यार खुशी क्या पागल जैसी बात कर रही है, चलो इधर देखो फिर से एक बार और, मैं एक बार और समझा देता हूँ। चलो इधर देखो, इधर देखो, दो चीजों का मोशन हो रहा है यहाँ पे, एक बार m मास नीचे जाएगा, सौम्य बेटा सुन लो, एक बार m मास नीचे जाएगा और m मास के नीचे जाते ही स्प्रिंग नीचे आएगी। लेकिन ना ये सर्कल को अगर ध्यान से देखें तो ये सर्कल का ये वाला कोना जो है ना, ये कॉर्नर,
ये कॉर्नर मूव नहीं हो सकता क्योंकि ये फिक्स है। अगर ये फिक्स है तो जमीन से इसकी लंबाई फिक्स रहने वाली है, मतलब इसके अबाउट पूरा सिस्टम नाचेगा। ऐसे देखो, मेरे को देखो सामने, इसके अबाउट सिस्टम पूरा ऐसा नाच रहा होगा ना, यूं ऐसा। खुशी जवाब दे देना बेटा, है ना? क्लियर है? अगर ऐसे नाच रहा होगा तो मतलब ये पॉइंट तो फिक्स हुआ सर। इनिशियली ये ऐसा था और थोड़ी देर बाद ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो अगर ये वाला पॉइंट x नीचे आया, कितना नीचे आया x, तो सेंटर वाला पॉइंट y नीचे आया। इनका रिलेशन निकालना है तो एक ट्रायंगल बनाओ। अब ट्रायंगल कैसा बनाया था मैंने ये वाला ट्रायंगल बनाया था ये। तो ये ट्रायंगल बनाया मैंने, तो मेरे को क्या दिखा, ये x है, सेंटर वाला पॉइंट y नीचे है, ये r और ये r। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के हिसाब से x अपॉन 2r मस्ट बी इक्वल टू y अपॉन r। r और r कट गया तो y बराबर x/2। ठीक है, बस एक छोटा सा रिलेशन मिल गया। अब आ जाते हैं हम पुरानी कहानी पे। हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एलोंगेशन। तो मैक्सिमम, बिल्कुल कृष्णा, बहुत कम टाइम के लिए ऐसा होता है। मैक्सिमम एलोंगेशन, इफ वी टॉक अबाउट मैक्सिमम एलोंगेशन, तो उसके लिए तो सर हमें ना टोटल एनर्जी कंजर्व करना पड़ती है। ठीक है, तो इनिशियली क्या है, इनिशियली स्प्रिंग भी नेचुरल लेंथ पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। हम डब्बे का ये रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं आर एफ। तो डब्बे की पोटेंशियल एनर्जी जीरो, डब्बा मूव भी नहीं कर रहा है तो वो भी जीरो। फाइनली क्या हुआ, फाइनली डब्बा डब्बा जहां नीचे आया वहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो, मैक्सिमम एलोंगेशन के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। डब्बे की पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है एम जी, और एक्स नीचे आया तो एम जी एक्स, प्लस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है हाफ के x/2 का होल स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग एम जी एक्स इक्वल टू के x²/4, कितना आ गया x, बोलो यार। चलिए लिखिए सभी लोग फटाफट। आंसर बताओ, हाँ निधि आंसर बताओ। चलिए, तो आंसर सभी लोगों ने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो।
हाँ कृष्णा, तुम्हें दिख नहीं रहा डायग्राम बेटा? चलो ये सॉल्व करो। बिल्कुल सौम्य, सही है। ये सॉल्व करो, लास्ट क्वेश्चन। अभी पार्टिकल है 2.24 ऊपर। जब पार्टिकल डब्बे में आ जाता है तो कितना नीचे आ जाता है? स्प्रिंग को दबा के 0.24, 0.25, ठीक है। पार्टिकल कितना नीचे आ गया? यहाँ पे डिस्प्ले स्प्रिंग का कंप्रेशन 0 है, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ है 0.01 का। क्लियर है क्या इतनी बात हर किसी को? अब उसने पूछा है कि अगर हमें x की वैल्यू 0.04 करना हो तो h की वैल्यू क्या रखें? ये जो h की वैल्यू है ये अभी 0.24 थी, तो x कितना मिला हमको? 0.01, ठीक है। h की वैल्यू कितनी रखें कि हमें x कितना मिल जाए? 0.05। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? सभी लोगों को? ये h और जो थोड़ा सा नीचे चला वो कितना हो गया? h प्लस x, ये कितना है? 0.25। तो अगर मैं देखूं इनिशियली, तो इनिशियली इसको रेफरेंस लेवल मान लेता हूं मैं 0। तो इनिशियली तो पोटेंशियल एनर्जी थी 0 और काइनेटिक एनर्जी भी थी 0। जब मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन के कारण हो गई mgh प्लस एक्स, जल्दी हाँ बोलो। और स्प्रिंग के कारण हो गई प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी 0 है। टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड इनिशियली एंड फाइनली, क्योंकि कहीं भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो 0 बराबर माइनस एम जी एच प्लस एक्स प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहां से आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच प्लस एक्स। यहां से k की वैल्यू कितनी आ रही है ऑन सॉल्विंग? k इक्वल टू एम जी एच प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर और ये 2 का भी मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू
0.1 into 10, h plus x is 0.25 और ये हो जाएगा 10 की पावर -2 का स्क्वायर मतलब 10 की पावर -4। तो 2 इंटू 0.1 तो ये तो कट गया, तो 2 इंटू 0.25 तो यार है 0.5 इंटू 10 की पावर 4, ये आ रही है हमारी k की वैल्यू। समझ गए इतना? यहाँ तक क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। नाउ इन सेकेंड पार्ट उसने कहा है तो हम वापस से h की नई वैल्यू निकालना है, तो हम वापस लिख लेते हैं इक्वेशन, यही इक्वेशन का यूज हम वापस कर लेते हैं। अब हमको दिया है हाफ k कितना है हमारा 0.5 इंटू 10 की पावर 4, x का स्क्वायर, x कितना चाहिए उसको 0.04 मतलब 4 का स्क्वायर हो गया 16 इंटू 10 की पावर -4, half kx square equal to mg is 0.1 into 10 will be 1, h की वैल्यू पता नहीं है एंड x is 0.04। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 की पावर 4 से ये कट गया 16 और ये डिवाइडेड बाय 10 तो ये 1/2, 2 और 2 4 तो ये बना 4, तो ये आ रहा है 4 बराबर h प्लस 0.04, इसको माइनस करेंगे तो h बराबर आ रहा है 3.96 मीटर। मतलब अगली बार आप 0.24 की जगह 3.96 मीटर से फेंकोगे तो स्प्रिंग कितनी कंप्रेस होगी 0.04 मीटर। गॉट द आंसर एवरीवन? ऐसा क्वेश्चन मैंने 1-2 लेक्चर पहले भी कराया था लेकिन तुम लोग समझ नहीं पा रहे थे, अभी समझे? तो y ही तो लिया है बेटा, देख y की वैल्यू तो x/2 डाली है। यहां तक हो गया? सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? चलिए, अगर सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया सभी लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया तो एक और चीज देखो, नोट करके देखो, अभी समझना है ना, फिर मैं इसका नाम लिखवाता हूं। अभी देखो, प्रेजेंस ऑफ फोर्स, प्रेजेंस ऑफ वर्क डन इफ पॉजिटिव in the direction of motion, if negative in opposite to motion, अपोजिट टू मोशन है मतलब जो नेट फोर्स लग रहा है वो अपोजिट टू मोशन है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। एंड इफ परपेंडिकुलर, इफ जीरो फोर्स परपेंडिकुलर टू मोशन नो चेंज इन वेलोसिटी। इतनी बात आती है क्या समझ में? जो मैंने लिखा है समझ में आता है क्या? मान लो जैसे कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स को v वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, मैं यहां से एक फोर्स लगाऊं जो कि इस पॉइंट से सिर्फ इस पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट करा दे और फिर हट जाए, तो क्या वेलोसिटी बढ़ा देगा? बोलो। सिमिलरली सिमिलरली ये v वेलोसिटी से चल रहा हो, पीछे कोई f फोर्स लगाएं तो ये अगर यहां तक डिस्प्लेस करता है
तो मोशन को रिटार्ड कर देगा और नहीं, हाँ मोशन को रिटार्ड कर देगा, बोलो। या सॉरी इधर नहीं चलेगा, सॉरी सॉरी, डिस्प्लेसमेंट तो इधर ही होगा तभी नेगेटिव आएगा। अगर यहां से यहां तक, सॉरी ये गलत बोल गया, 2 मिनट। डिस्प्लेसमेंट इतना होता है तो F इंटू एस नेगेटिव हो गया, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, फोर्स अपोजिट था, तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि नेगेटिव हो रहा है वर्क डन, और वर्क डन नेगेटिव हो रहा है मतलब वेलोसिटी घट रही है। और अगर मान लो एक वेलोसिटी ऐसी है और फोर्स ऐसा लग रहा है, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व्ड एंड वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, तो प्रेजेंस ऑफ वर्क डन ने हमें कितनी बातें बता दी सर? प्रेजेंस ऑफ वर्क डन ने हमें मोशन के बारे में जानकारी दे दी, बोलो ना यार। हाँ या ना, समझ में आया क्या इतना? इतना लिखो, अभी हेडिंग मत डालना, सिर्फ इतना लिख लो सभी लोग, इतना लिख लो सभी लोग, हेडिंग मत डालना। फिर अपन एक क्वेश्चन देखेंगे। यार इंपॉर्टेंट क्या, अच्छा क्वेश्चन था तो मैंने डिस्कस कर दिया बेटा। फिर एक क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इतना लिख लो। सेकंड पॉइंट ऐसा है बेटा, तुम लोग एक बार में क्यों नहीं समझते हो? चलो इधर देखो। अगर वेलोसिटी इधर है और मैंने फोर्स इधर लगाया, तो पार्टिकल शुरू में तो डिस्प्लेस इतना इतना जो होगा वो इधर होगा, तो ये नेगेटिव वर्क डन हुआ ना, क्योंकि फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो नेगेटिव वर्क डन के कारण वेलोसिटी घटेगी कुछ टाइम बाद, क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट टू मोशन है। आगे चलूं क्या मैं? यहीं से मुझे आगे कंटिन्यू करना है। इधर देखो, एक नोट लिख लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे नोट, मतलब वर्क डन को अगर सर आप वेलोसिटी से कनेक्ट कर दोगे तो कुछ ना कुछ काम आसान हो जाएगा, बिना एक्सेलरेशन पढ़े हम चीजों को निकाल सकते हैं। अब वर्क डन एनर्जी है, अगर कनेक्ट करोगे तो आपको इसको भी जूल ही बनाना पड़ेगा, तो मोशन और वेलोसिटी को दिखाने वाली एक ही क्वांटिटी है काइनेटिक एनर्जी। मतलब सर कुछ तिकड़म लगा करके वर्क और काइनेटिक एनर्जी को प्लीज कनेक्ट कर दो ना, हमारा काम आसान हो जाएगा। अरे यार, मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं समझ पा रहे हो या नहीं? हाँ ना तो बोल दो। एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, वेरी गुड बेटा श्रेय पांडे। बिल्कुल, अभी एक तिकड़म पढ़ रहे हैं हम। जो मैंने ऊपर 3 बातें लिखी मेहुल, वो अगर समझ गए हो तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बेसिकली तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं कि वर्क डन की प्रेजेंस से वेलोसिटी इफेक्ट होती है। अब वर्क डन की यूनिट जूल होती है
और वेलोसिटी की यूनिट को अगर आपको जूल में करना है तो काइनेटिक एनर्जी है जो वेलोसिटी से कनेक्ट करती है। तो सर वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दो ना तो कुछ कुछ हमें पता लग जाएगा। तो देखो जोड़ते हैं अपन, ठीक है। वर्क डन बाय वेलोसिटी नहीं पढ़ा रहा मूर्ख नंदन, वेलोसिटी से जो कुछ मिलता है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखो। ये आ गया एफ नेट, इसमें दोनों तरफ इस एफ नेट के कारण थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ। मान लो एक बॉडी है, इस पे कुछ एफ फोर्स लग रहा है, एम मास की बॉडी है, ए एक्सेलरेशन हो रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। एफ फोर्स लगने से इसके अंदर यहां से यहां तक में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ एंड लेट दैट डिस्प्लेसमेंट बी ds। तो ये ds मैंने इस इक्वेशन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्या लिखा हमने, हमने लिखा एफ डॉट ds एम ए डॉट ds। एम ए को लिख सकता हूं मैं dv बाय dt ds एफ डॉट ds एम dv वेक्टर ds बाय dt एफ डॉट ds। एम ds बाई dt का मतलब हो जाएगा v वेक्टर इंटू dv वेक्टर f डॉट ds वेक्टर। इसको इंटीग्रेट करो ना, दिस विल गिव एम वी स्क्वायर बाई 2 एंड दिस विल गिव वर्क डन। अगर मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक इंटीग्रेट करूं तो दिस विल गिव हाफ एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ एम यू स्क्वायर बाई 2। मतलब नेट वर्क डन equals to change in kinetic energy of the body। किसी भी सिस्टम पे किया गया नेट वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑन द बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये एक बॉडी है, इस पर एक फोर्स F1 ऐसा लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, F2 इधर की तरफ लग रहा है। इन सब से जो वर्क डन बाय 1, वर्क डन बाय 2, वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन और वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये सब कुछ जो भी आने वाला है, इन सब का जो भी नेट सम होगा दैट विल अल्टीमेटली रिजल्ट टू चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, इस अद्भुत थ्योरम को कहा जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहा जाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या ये बात क्लियर हुई क्या तुम लोगों को, इसे क्या कहा जाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, जो ये बता रहा है कि इफ अ बॉडी इज एक्टेड बाय मल्टीपल फोर्सेस then sum of all the work done caused by multiple forces results into change in kinetic energy of the body। अगर काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ मतलब नेट वर्क डन क्या है, जीरो। अगर काइनेटिक एनर्जी में बढ़ गई तो नेट वर्क डन क्या है, पॉजिटिव। और अगर काइनेटिक एनर्जी घट गई तो नेट वर्क डन क्या है, नेगेटिव। क्या ये बात की फीलिंग आती है, और ये बात यही है जो ये शुरुआत के 3 पॉइंट हमने लिखे थे। अरे बोलो, हर कोई समझ में आया यहां तक? जरा स्टेटमेंट लिखो, जरा इतना लिखो फिर मैं स्टेटमेंट लिखवाता हूं। हाँ मैं लिखवा दूंगा, तुम लोग ये तो लिख लो।
लिख लिया क्या बेटा सभी लोगों ने? नेक्स्ट पेज। अच्छा इधर देखो, डन एवरीवन? आगे चले। इधर देखो सर, हमने ये देखा कि किसी भी सिस्टम को, मान लो हम एक सिस्टम बना लेते हैं, ये हमारी स्प्रिंग है, ये एफ फोर्स ऐसा लग रहा है, और यहाँ पे सरफेस पे हम फ्रिक्शन भी ले लेते हैं म्यू नॉट इक्वल टू 0। तो सर हम इस डब्बे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पे एफ भी लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, एमजी भी लगेगा, फ्रिक्शन भी लगेगा, स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा। इन सबके कारण कुछ ना कुछ वर्क डन होगा ना सिस्टम में। सो वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, तो सर इनमें से कुछ फोर्सेस होंगे कंजर्वेटिव, सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इनमें से कुछ फोर्स होंगे नॉन कंजर्वेटिव, जैसे कि कंजर्वेटिव हुआ, नॉन कंजर्वेटिव हुआ। इनमें से कुछ फोर्स होंगे, सॉरी नॉन कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव, ये नॉन कंजर्वेटिव हुआ। इनमें से कुछ फोर्स होंगे जो कि अदर कैटेगरी के एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे, एक्सटर्नल। और सर वर्क डन तो इंटरनल फोर्स भी कर देते हैं ससुरे। इन सब का जो भी नेट सम आएगा दैट विल लीड टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंड दिस इज द expression of work energy theorem. This is the expression of work energy theorem which says that work done by all the forces acting on the body, all the forces, conservative, non-conservative, internal, external, pseudo, leads to change in internal energy, change in kinetic energy of the body. क्या यहां तक का स्टेटमेंट क्लियर है? मतलब सर देखो कितना अच्छा हो गया कि अगर मुझे पता लग जाए सब फोर्स ने कितना डिस्प्लेसमेंट करवाया है, तो हम सबसे वर्क डन निकाल लेंगे और वेलोसिटी की बात कर लेंगे बिना एक्सीलरेशन निकाले। और वर्क डन जो होता है ना सर, वो तो स्केलर होता है, और जो सर ये होती है ना, ये भी स्केलर होती है। मतलब सर हम वेलोसिटी की बात भी कर जाएंगे बिना डायरेक्शन की पंचायत करे या बिना डायरेक्शन के साथ खेले। और मैंने चैप्टर स्टार्ट करते टाइम ही कहा था कि वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी पावर पढ़ाया ही इसीलिए जा रहा है कि आप लोगों को डायरेक्शन से मुक्ति मिल जाए और आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने की टेंडेंसी आसान बन जाए। अरे हाँ ना बोलो हर कोई। अब वो समय आ गया है कि कल की क्लास में एनएलएम काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल में वर्क एनर्जी थ्योरम से करना सिखाऊंगा, और तुम कहोगे कि काश पहले हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लेते तो हमें फिजिक्स में इतनी दिक्कत नहीं आती। क्लियर है? सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, and rest we will continue in next class. इतना लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले। गुड नाइट।